हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग एक नया चैप्टर मैं और मेरा देश पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हम लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। उस सबसे पहले इस पाठ के लेखक का नाम जानते हैं। तो इस पाठ के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इनके बारे में जीवन परिचय जानते हैं, उसके बाद फिर हम आगे पाठ पे आएंगे। तो हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ था। कन्हैया लाल मिश्र का मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता था। मतलब इनका मुख्य काम था पत्रकारिता में ये काम करते थे। उन्होंने नया जीवन और विकास पत्रों का भी संपादन किया। प्रारंभ से ही स्वतंत्रता संग्राम एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेने के कारण उन्हें अनेक बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे। अपनी उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके संस्मरणात्मक निबंध संग्रह है दीप जले शंख बजे, जिंदगी मुस्काई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, क्षण बोले कन मुस्काए, कारवां आगे बढ़े, माटी हो गई सोना, महके आंगन, चहके द्वार और आकाश के तारे, धरती के फूल, गहन मानवता वाले दृष्टिकोण और जीवन दर्शन के परिचायक हैं। और सन 1995 में उनका निधन हो गया। अब यहाँ से अपना चैप्टर शुरू करते हैं। इस पार्ट में ये बताना चाहते हैं कि देश और देश के नागरिक एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं है। अगर देश का नागरिक का अपमान होता है तो देश का अपमान होता है, और हर एक देश के नागरिक का देश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए उनका भाग होना उसका सबसे ज्यादा दायित्व है कि हम अपने कहीं भी अगर इस देश से अलावा कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो हम देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जैसा आचार व्यवहार हम करते हैं तो वही हमारे देश का प्रतिष्ठा का कारण बनता है। तो इस पाठ में हम ऐसे ही संबंधित कुछ बातों को भी हम पढ़ेंगे। तो मैं अपने घर में जन्मा था पला था, इसमें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर कहते हैं। अपने पड़ोस में खेलकर पड़ोसियों का ममता दुलार पा बड़ा हुआ था। अपने नगर में घूम फिर कर वहाँ के विशाल समाज का संपर्क पा, वहाँ के संचित ज्ञान भंडार का उपयोग कर उसे अपनी सेवाओं का दान दे, उसकी सेवाओं का सहारा पा, और इस तरह मनुष्य से भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ था। ये अपने बारे में बताते हैं कि नगर में घूम फिर कर और वहाँ के विशाल समाज का संपर्क पा, वहाँ के संचित भंडार मतलब वहाँ जो ज्ञान का भंडार इकट्ठा था उसका वो उपयोग किया, अपनी सेवाओं का दान दिया और दूसरे का सेवा को उन्होंने ग्रहण किया, और इस तरह से जो है एक मनुष्य से भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ। मतलब इस तरह से वो बड़े हुए, एक समाज में बड़े हुए। मैं अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था और वे भी मेरा सम्मान करते थे। मुझे बहुतों की अपने लिए जरूरत पड़ती थी, मैं भी बहुतों की जरूरत का उनके लिए जवाब था। मतलब जहाँ पे समाज में रहते हैं व्यक्ति, वो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे भी लेखक वही बता रहे हैं। इस तरह मैं समझ रहा था कि मैं अपने में अब पूरा हो गया, पूरा फैल गया हूँ, पूरा मनुष्य हो गया हूँ। उनको ये ऐसा लगता था कि बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, दूसरे की मदद करना ही मुख्य काम था, और वो इसमें मैं पूर्ण हो गया हूँ और ज़िंदगी में ऐसा कोई दुख है नहीं। मैं सोचा करता था कि मनुष्यता में अब कोई अपूर्णता नहीं रहे। मुझे अब कुछ न चाहिए, जो चाहिए सब मेरे पास है। मेरा घर, मेरा पड़ोस, मेरा नगर और मैं। वाह, कैसी सुंदर, कैसी संगठित और कैसी पूर्ण मेरी स्थिति है। क्योंकि ये सिर्फ नगर में रह रहे हैं, नगर के आसपास
को देख रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं और दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करके ही अपनी मनुष्यता को पूर्णता मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ये कि इन्हें बाद में समझ में आएगा कि ये पूर्णता नहीं है। एक दिन आनंद की इसी दीवार में एक दरार पड़ गई। दरार क्या है भाई? और तब मुझे सोचना पड़ा कि मैं अपने घर, अपने पड़ोस, अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद के उपहार पाकर मेरी स्थिति एकदम हीन और हीन भी इतनी कि मेरा कहीं भी और कोई भी अपमान कर सकता है। एक मामूली अपराधी की तरह मुझे यह भी अधिकार नहीं कि मैं उस अपमान का बदला लेना तो दूर रहा, उसके लिए कहीं अपील या दया प्रार्थना ही कर सकूं। मतलब उन्हें एक बार एहसास हुआ ये पूर्णता नहीं है और ये क्यों लग रहा है कि वो कहीं इसके लिए कहीं आवेदन भी नहीं कर सकते। अगर कोई उन्हें अपराधी कह दे तो भी वो कहीं इसका अपील, मतलब अपने अपराधी का बिना अपराधी का, मतलब निर्दोष का कोई प्रमाण नहीं दे सकते। क्या कोई भूकंप आया था जिसमें दरार पड़ गई? सबसे बड़े दरार पड़ गई तो बड़े महत्व का प्रश्न है। इस अर्थ में इस बात को खेलने का कि आगे बढ़ने का अवसर देता है और इस अर्थ में भी ठीक समय पर पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में अपूर्व आनंद आता है। यह उत्तर आपके प्रश्न का है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि क्या कोई भूकंप आया जिसमें दरार पड़ गई? तो यहाँ पे दरार का क्या था? दरार था मानसिक सोच का। क्या बता रहे? जी हाँ, भूकंप आया था जिससे दरार पड़ गई। और लीजिए, आपको कोई नया प्रश्न ना पूछना पड़े इसीलिए मैं अपनी ओर से ही कह रहा हूँ। यह दीवार थी मानसिक विचारों की, इसीलिए यह भूकंप भी किसी प्रांत या प्रदेश में नहीं उठा। जैसा इधर आप सुनते हैं कि यहाँ भूकंप आया, वहां भूकंप आया, लेकिन यहाँ पे भूकंप कहाँ आया था? तो मानसिक विचारों की भूकंप आया था। मेरे मानस में ही उठा था। मानस मतलब मन में ही उठा था। मानस में भूकंप उठा था। हाँ जी, मानस में भूकंप उठा था। और भूकंप में क्या कोई धरती थोड़ी ही हिले थी, आकाश थोड़े ही कांपा था? एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव भी वह भूकंप था जिसने मुझे हिला दिया। तो वो तेजस्वी पुरुष कौन थे? तो वो तेजस्वी पुरुष थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दिनों ने जिन लोगों ने अपने रक्त से गौरव के दीपक जलाए और जो घोर अंधकार और भयंकर बड़म्बरों के झकझोरों में जीवन भर खेल उन दीपकों को बुझने से बचाते रहे, उन्हीं में से एक थे लाला लाजपत राय। उनकी कलम और वाणी दोनों में तेजस्विता के अद्भुत किरणें थी। मतलब यहाँ पर लाला लाजपत राय का गौरव बखान किया गया है कि उन्होंने क्या किया था कि पराधीनता, जब हमारा देश आजाद नहीं था, पराधीन था मतलब दूसरे के अधीन था। और उनके बारे में बोल रहे कि जिन लोगों ने अपने रक्त के गौरव से दीपक जलाए थे, जो घोर अंधकार में, मतलब बिना ये खतरों में भी वो आज़ादी के लिए भाग लिया, आज़ादी के लिए संघर्ष किया, उन दीपकों को बुझने से ही बचाते रहे। उन्हीं में से एक थे ये लाला लाजपत राय। अब आगे बता रहे हैं कि वे उन्हीं दिनों सारे संसार में घूमे। उनके व्यक्तित्व के गठन में उनके परिवार, उनके पास पड़ोस और उनके नगर ने अपने सर्वोत्तम रत्नों की ज्योति उन्हें भेंट दी। यहाँ पर यह बताया गया है कि पहले जैसे हमारे यहाँ कहीं भी एक दूसरे का संचार का माध्यम टेलीफोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंटरनेट है, लेकिन उस समय संचार का माध्यम बहुत सीमित था। इसीलिए उन्हें सारी अपनी बातों का प्रचार करने के लिए, देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए उन्हें सारे संसार में घूमना पड़ता था। तो उनके व्यक्तित्व के गठन में उनके परिवार, उनके पास पड़ोस और उनके नगर ने अपने सर्वोत्तम रत्नों की ज्योति उन्हें भेंट दी। मतलब जो जो अच्छा था, कीमती था, वो उन्हें भेंट दी। अजी क्या बात थी व्यक्तित्व की। मतलब व्यक्तित्व मतलब अच्छी चीजें उनके व्यक्तित्व के निर्माण की, क्या देखने में क्या सुनने में। वे एक अपूर्व मनुष्य थे। कौन था दुनिया में जिस पर वे मिलते ही छा न जाए। मतलब
जिससे भी मिलते थे वो उसको पूरी तरह से प्रभावित कर लेते थे। पर संसार के देशों में घूमकर वे अपने देश में लौटे तो उन्होंने अपना सारा अनुभव एक ही वाक्य में भरकर बिखेर दिया। मतलब सारे संसार से उन्होंने जो पाया उसे सीखे और उसको एक ही वाक्य में भरकर दे दिया। वो क्या था कि वो अनुभव ही तो वह भूकंप था जिसने मेरी पूर्णता को एक ही ठसक में अपूर्णता के कसक से भर दिया। मतलब जहाँ लेखक अपने आप को पूरी तरह से मान रहे थे, वहीं पे लाला लाजपत राय जी का सिर्फ एक अनुभव भरी बातें ही उनकी पूरी पूर्णता को अपूर्णता में बदल दिया। उनका वह अनुभव था कि मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया। कौन? लाला लाजपत राय। और संसार के दूसरे देश में भी घूमा, पर जहां भी मैं गया भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। क्या सचमुच यह अनुभव एक मानसिक भूकंप नहीं है जो मनुष्य को झकझोर कर कहे कि किसी मनुष्य के पास संसार के ही नहीं, यदि स्वर्ग के भी सब उपहार और साधन हो, पर उसका देश गुलाम हो और किसी भी दूसरे रूप में हीन हो, तो वे सारे उपहार और साधन उसे गौरव नहीं दे सकते। इसमें लेखक क्या बता रहे हैं कि उनको सारी जगह घूमे तो उन्हें क्या समझ में आया कि भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक उनके माथे पर लगा रहा है। जहां भी गए उनको ये सुनने के लिए मिला कि उनका देश तो गुलाम है। तो यही बात जो है लेखक कन्हैया लाल मिश्र को अंदर से झकझोर दिया, क्योंकि वो भी तो अपने आप को पूर्ण मान रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या यहाँ पे उदाहरण दिया है कि यदि स्वर्ग के भी सब उपहार और साधन हो, पर उनका देश गुलाम हो, तो किसी भी दूसरे रूप में हीन हो, तो वे सारे उपहार और साधन उसे गौरव नहीं दे सकते, उन्हें वो प्रतिष्ठा नहीं दे सकते। इस अनुभव की छाया में मैं सोचता हूँ कि मेरा कर्तव्य है कि मुझे निजी रूप में सारे संसार का राज्य भी क्यों न मिलता हो, मैं कोई ऐसा काम न करूं जिससे देश की स्वतंत्रता को, दूसरे शब्दों में उसके सम्मान को धक्का पहुंचे। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि अपना कर्तव्य बता रहे हैं कि निजी रूप से मतलब अपने रूप से मुझे पूरे संसार का राज्य क्यों न मिल जाए, लेकिन ये क्या कहते हैं कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो देश की स्वतंत्रता या फिर उसके सम्मान को किसी भी प्रकार से धक्का लगे या फिर उनकी शक्ति में कमी है। साथ ही उसके एक नागरिक के रूप में मेरा यह भी अधिकार है कि मैं देश के सम्मान का पूरा भाग मुझे मिले और उनकी शक्तियों से अपने सम्मान की रक्षा का भी मुझे। हाँ, जहां भी मैं हूं भरोसा रहे। अजी भला एक आदमी अपने इतने बड़े देश के लिए क्या ही कर सकता है। अब ये प्रश्न कर रहे हैं कि इतने बड़े देश में और एक छोटा सा आदमी क्या कर सकता है। फिर कोई बड़ा वैज्ञानिक हो तो वो अपने आविष्कार से देश को कुछ बल दे सके। अब बोले कि ये तो सामान्य प्राणी थे, सामान्य इंसान थे। अब बड़े बड़े बात करे कि अगर वैज्ञानिक हो तो आविष्कार से देश को कुछ बल दे, या फिर कुछ बड़ा धनपति हो, मतलब धनवान हो, तो अपने धन का भामाशाह की तरह समय पर त्याग कर ही कुछ काम आ सकता है। पर हर एक आदमी न तो ऐसा वैज्ञानिक हो सकता है, न ही ऐसा धनिक ही धनवान ही हो सकता है। फिर जो बेचारा अपनी ही दाल रोटी के फिक्र में लगा हो, वह अपने देश के लिए चाहते हुए भी क्या कर सकता है। ये प्रश्न कर रहे हैं कि जो ना ही धनवान है ना ही वैज्ञानिक है, अपनी दाल रोटी मतलब क्या, अपने भविष्य के फिक्र में लगा है कि उसे रोज की ही आवश्यकता वो पूरी तरह नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने देश के लिए क्या ही कर सकता है। तो आपका प्रश्न विचारों को उत्तेजित देता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर इसमें भी संदेह नहीं है कि इसमें जीवन शास्त्र का घोर अज्ञान भी भरा हुआ है। क्या अज्ञानता है कि अरे भाई, कोई आपके मुन्ने की गुड़िया थोड़े ही है कि आप कह सके कि वह बस यही है, इतना ही है। वह तो एक विशाल समुद्र का तट है जिस पर हर एक अपने लिए स्थान पा सकता है। लो, एक और बात मानता हूं आपको
जीवन को दर्शन शास्त्रियों ने बहुमुखी बताया है और उसकी धाराएं हैं, मतलब ये जो हमारा जीवन है उसको बहुमुखी बहुमुखी बताया है। अनेक पहलू हैं। सुना है कि आपने जीवन का एक युद्ध है और जीवन में लड़ना ही तो काम नहीं होता। अब है कि जीवन कोई कहे कि युद्ध होता है, लेकिन युद्ध में सिर्फ लड़ने लड़ने का ही काम थोड़ी होता है। लड़ने वालों को रसद पहुंचाना पहुंचे तो वे कैसे लड़े। यहाँ पे रसद मतलब होता है आवश्यक सामग्री, खाने पीने का सामग्री, राशन। तो जो लड़ने वाला काम करते हैं, अगर उनको भी राशन ना मिले, अब उनकी जो आवश्यकता पूरी ना हो, तो वो लड़ाई कैसे करेंगे। किसानी खेत ना उपजाए, अगर किसानी ना खेती ना उपजाए तो रसद पहुंचाने वाला क्या करे। यह लो, मतलब पहुंचाने वाला कहाँ से लेके आएंगे, सामग्री कहाँ से लेके आएंगे। जाने दो, बड़ी बड़ी बातें। और युद्ध में जय बोलने का भी महत्व है। मतलब इनका कहना है कि युद्ध में अगर जो जय बोलता है, मतलब क्या है, उसमें वीर रस का जो संचार करता है उसका भी बहुत महत्व है। फिर क्वेश्चन है कि जय बोलने वाला कौन सा के कितना महत्वकारी हो गया। तो बोलते हैं हाँ जी, युद्ध में जय बोलने का भी बहुत महत्व है। कैसे, एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि कभी मैच देखने का अवसर मिला ही होगा आपको। देखा नहीं आपने कि दर्शकों की तालियों से खिलाड़ियों के पैरों में बिजली लग जाती है और गिरते खिलाड़ी उभर जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपके विद्यालय में भी हो सकता है कि अगर आपके हाउस वाइज अगर मैच होता है तो आप अपने टीम को किस तरह से उत्साहवर्धक तालियां बजाते हैं। तो वही है कि उसका भी एक अहम रोल है, भूमिका है। कवि सम्मेलनों, मुशायरों की सारी सफलता दाद देने वालों पर ही निर्भर करती है। दाद देना मतलब वाह वाह करना। इसीलिए मैं अपने देश का कितना भी साधारण नागरिक क्यों न हूं, अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, यह कहावत अपने अनुभव के आधार पर ही मैं अपने आपसे कह रहा हूँ कि ये 100% झूठ है। यहाँ पर आपका एक कहावत है ना कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ता है। मतलब चना मतलब भाड़, मतलब जिसमें वो भूजा जाता है, जो मिट्टी का बर्तन होता है, वो अकेला चना उस बर्तन को तोड़ नहीं सकता। लेकिन इस कहावत को उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इसे झूठा कहा है, 100% झूठ है। 2 उदाहरणों के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया। हम क्या है वो, इतिहास साक्षी है कि बहुत बार अकेले चने नहीं भाड़ फोड़ा है, और ऐसा फोड़ा है कि भाड़ खिल खिल ही नहीं हो गया, उसका निशान तक छूमंतर हो गया। मतलब उस भाड़ का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा जिसमें वो भूजा जा रहा था, कि कोई यह भी न जान पाया कि वह बेचारा आखिर था कहाँ। मैं जानता हूँ इतिहास की गहराइयों में उतरने का समय नहीं है, पर 2 छोटी कहानियां तो सुन ही सकते हैं आप। और कहानियां भी न प्रेमचंद की, न ही अनुपम चेखव की। 2 युवकों ने जीवन की 2 घटनाएं, अब इस बात को उन्होंने 2 उदाहरणों के द्वारा बताया है। क्या है वो, पर उन 2 घटनाओं में वह गांठ इतनी साफ है कि जो नागरिक और देश को एक साथ बांधती है कि आप 2 बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर भी उसे इतना साफ नहीं देख सकते। हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए। अब वो एक प्रसंग बता रहे हैं कि किस तरह से एक अकेला आदमी अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन गए जापान, तो एक महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ था कि उन्हें खाने को फल न मिले, और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहां भी उन्होंने फलों की खोज की, पर वे पा न सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। किनके मुंह से निकला, तो महान संत स्वामी राम तीर्थ के मुंह से। कहाँ निकला, तो जापान में। तभी एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने यह शब्द सुन लिए। सुनते ही वह अपनी बात बीच में छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल लाया, और वे फल अपने स्वामी राम तीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताजे फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा कि कोई फल बेचने वाला है और उसके दाम पूछे,
पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वह यह है कि आप अपने देश जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए, और वे क्या मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव जाने कितना बढ़ा दिया। तो आपने इस तरह देखा कि एक व्यक्ति किस तरह से अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगा सकते हैं। एक दूसरे देश का निवासी, अब दूसरे देश का निवासी है, वो क्या किया कि निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने गया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने को लाया और उसमें कुछ दुर्लभ चित्र थे। दुर्लभ मतलब वो आसानी से जो नहीं मिलते हैं। ये चित्र इस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिए और पुस्तक वापस कर दिया। किसी जापानी विद्यार्थी ने यह देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात थी नहीं, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक न रुका और पुस्तकालय से बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का जिसका वह विद्यार्थी था कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब साफ है कि एकदम साफ कि जहां एक युवक ने अपने काम से देश का सिर ऊंचा किया था, आपने देखा, और वहीं एक युवक ने अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करते रहा। अब इन घटनाओं से क्या यह स्पष्ट नहीं होता कि हर एक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है। इस तरह उन्होंने इसे दो घटनाओं के द्वारा स्पष्ट किया कि प्रत्येक नागरिक जो है अपने देश के साथ बंधा हुआ है। देश की हीनता और गौरव का ही फल उसे नहीं मिलता, बल्कि हीनता और गौरव का फल भी उसके देश को ही मिलता है। मैं अपने देश का नागरिक हूं और मैं मानता हूं कि मैं अपना देश हूं। जैसे मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान देता हूं, वैसे ही अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूं। और यह मेरा कर्तव्य है कि जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन को सहारा पाता हूं, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से भी सहारा पाऊं। यह मेरा अधिकार है। बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीजें तो है ही नहीं। इस तरह उन्होंने स्पष्ट किया कि देश और देश के नागरिक एक दूसरे से अलग नहीं हैं। मैंने जो जीवन में अध्ययन किया और अनुभव से सीखा वह यही है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है। मतलब कोई भी काम का महत्व कितना बड़ा वो कार्य है उसमें नहीं है, उस कार्य करने की भावना में है कि वो किस भावना से वो काम कर रहा है। बड़े से बड़ा कार्य हीन है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटे कार्य भी महान है यदि उसके पीछे भावना अच्छी है। महान, अब इसका उदाहरण देते हैं कि किस तरह से विशालता कार्य में नहीं भावना में होती है। उदाहरण है, जैसे आप जीवन में भी अनुभव किए होंगे कि कोई अगर आपको प्यार से एक तुच्छ वस्तु भी भेंट करता है तो वो आपको बहुत पसंद आता है, और कोई भी मन से बस दिखावा में बहुत कीमती गिफ्ट या उपहार भी भेंट करता है तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे उदाहरण है कि महान कमाल पाशा उन दिनों अपने देश तुर्की के राष्ट्रपति थे। राजधानी में अपनी वर्षगांठ का उत्सव समाप्त कर जब वे अपने भवन में ऊपर चले गए तो एक देहाती बूढ़ा उन्हें वर्षगांठ का उपहार भेंट करने के लिए आया। अब है एनुअल डे पर आया। सेक्रेटरी ने कहा अब तो समय बीत गया है, क्योंकि ये बूढ़े बेचारे व्यक्ति लेट हो गए थे। बूढ़े ने कहा मैं 30 मील से पैदल चलकर आ रहा हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। राष्ट्रपति तक उसकी सूचना भेजी गई। कमाल पाशा विश्राम के वस्त्र बदल चुके थे। वे उन्हीं कपड़ों में नीचे आए और उन्होंने बूढ़े किसान का उपहार स्वीकार किया।
यह उपहार मिट्टी की छोटी हड़िया में पाव भर शहद था। आपने देखा यहाँ पर कितनी मामूली सा उपहार था, जिसे अब यहाँ पे उपहार कीमती कैसे है, उनकी भावनाओं के द्वारा, कि जिसे बूढ़ा स्वयं तोड़ कर लाया था। कमाल पाशा ने हड़िया स्वयं को खोला और उसमें से 2 उंगलियां भरकर चाटने के बाद तीसरी उंगली शहद में भरकर बूढ़े के मुंह में दे दी। बूढ़ा निहाल हो गया, धन्य हो गया बूढ़ा। राष्ट्रपति ने कहा, दादा आज तो सर्वोत्तम उपहार तुमने भेंट किया है। सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम उपहार तुमने भेंट किया है, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है। उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति की शाही कार में शाही सम्मान के साथ उनके दादा को गांव तक पहुंचाया जाए। क्या यह शहद बहुत कीमती था? क्या उसमें मोती हीरे मिले हुए थे? ना, उस शहद के पीछे उनके लाने वालों की भावना थी, जिसने उसे 100 लालों का एक लाल बना दिया। हमारे देश में भी एक छोटी सी घटना घटी थी। एक किसान ने, अब हमारे देश की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, वो तुर्की की बात हो रही थी, अब भारत की बात हो रही है, कि हमारे देश में भी एक ऐसी घटना घटी थी कि एक किसान ने रंगीन सुतलियों से एक खाट बुनी, सुतली मतलब रस्सी, खाट बुनी और उसे रेल में रखकर दिल्ली लाया। दिल्ली स्टेशन से उस खाट को अपने कंधे पर रखे वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कोठी पर पहुंचा। पंडित जी कोठी से बाहर आए तो वह खाट उन्हें भेंट दी। पंडित जी को देखकर वह इतना भावमुक्त हो गया कि मुंह से कुछ कह न सका। पंडित जी ने पूछा, क्या चाहते हो तुम? उसने कहा, यही कि आप इसे स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले। प्रधानमंत्री ने उनका यह उपहार स्वीकार ही नहीं किया, अपना एक फोटो दस्तखत कर उसे स्वयं उपहार में दिया। दस्तकी फोटो के लिए देश के बड़े बड़े लोग, विद्वान और धनी तरसते हैं। दस्तकी मतलब ऑटोग्राफ के लिए। वो क्या उस मामूली खाट के बदले में दिया था? ना, वह तो खाट वाले की भावना का ही सम्मान था। क्यों जी, हम कैसे जान सकते कि हमारा काम देश के अनुकूल है या नहीं? अब आगे प्रश्न करते हैं कि हमारा कौन सा काम देश के अनुकूल मतलब देश के लिए, भलाई के लिए है या नहीं है। वाह, क्या सवाल पूछे हैं आपने। सवाल क्या, बातचीत में आपने तो एक कीमती मोती ही जड़ दिया यह, पर इसके उत्तर में सिर्फ हाँ या ना से काम ना चलेगा। मुझे थोड़ा विवरण देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा डिटेल देके समझाना पड़ेगा। हम अपने कार्यों को देश के अनुकूल होने की कसौटी पर कसकर चलने की आदत डालें, यह बहुत उचित है। मतलब हम जो भी काम करें वो हमेशा ये सोच के रखें कि ये देश की भलाई के लिए है। यह उचित है और बहुत सुंदर है, पर हम इसमें तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि हम अपने देश की भीतरी दशा को ठीक से ना समझें और उसे हमेशा अपने सामने ना रखें। मतलब हमें देश की दशा को भी समझना जरूरी है। हमारे देश को 2 बातें की सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत है। वो क्या है कि एक शक्ति बोध और दूसरा सौंदर्य बोध। बस ये समझ ले तो हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो देश की कमजोरी की भावना को बल दे या कुचित कुरुचि की भावना को ही। मतलब है कि अगर हम ये 2 बातें अगर समझ लेते हैं तो इससे देश में कमजोरी की भावना को मतलब बल दे मतलब जोर देगा, या फिर कुरुचि मतलब बिना रुचि की भावना को। जरा अपनी बात को और स्पष्ट करिए। ये जो प्रश्न है वो आपने भी नहीं समझा होगा, तो इसको आगे और बताया गया कि इस बात को और स्पष्ट करिए, साफ साफ कहिए। यह आपकी राय है और मैं इससे बहुत खुश हूं कि आप मुझे यह स्पष्टता मांग रहे हैं। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर, मोटर बसों में भी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और गड़बड़ है, परेशानी है। साथ ही इन स्थानों में या फिर इसी तरह से दूसरे स्थानों में आप कभी अपने देश के साथ दूसरे देशों की तुलना करते हैं और इस तुलना में अपने देश को हीन और दूसरे देश को श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है? ये प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि ये आए दिन हमारे समाज में भी देखा जाता है कि कहीं भी बैठे हैं, चौपाल में बैठे हैं, चौपाल मतलब गांव में जहाँ एक बैठक होता है वहाँ चौपाल में, क्लबों में, तो यही बात होता है कि हमारे देश में ये नहीं हो रहा, वो गड़बड़ है। तो उसी पे वो प्रश्न करते हैं कि
कि अपने देश को हीन और दूसरे देश को श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है? यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो आप देश के शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुंचा रहे हैं। मतलब इसमें देश की ताकत को ही आप आहत कर रहे हैं और आपके हाथों देश के सामूहिक मानसिक बल का ह्रास हो रहा है। सुनी है आपने शैल्य की बात? वह महाबली कर्ण का सारथी था। शैल्य कौन था? तो महाबली कर्ण, महाभारत के महाबली कर्ण का सारथी था, मतलब जो रथ चलाता था। जब भी कर्ण अपने पक्ष के विजय में घोषणा करता, हुंकार भरता, वह अर्जुन की अजेयता का एक हल्का सा उल्लेख कर देता। कौन? शैल्य। अजेता मतलब अर्जुन को कोई जीत नहीं सकता, बस थोड़ा सा उसका नाम ले लेता। बार बार के इस उल्लेख ने कर्ण के सघन आत्मविश्वास में संदेह की तरीर डाल दी, मतलब लकीर डाल दी, उनके आत्मविश्वास को कमी कर दिया, जो उसके मन में भावी पराजय की नींव रखने में सफल हो गई। मतलब आगे जो भविष्य में पराजय जो निश्चित था उसका, उसमें वो सफल हो गया। मतलब अपने ऊपर जो आत्मविश्वास था वो उसमें कमी आ गई। अच्छा, आप इस तरह की चर्चा कभी नहीं करते, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। अब ये बोलते हैं अच्छा आपने इस तरह की चर्चा नहीं करते हैं, तो मैं आपसे अब दूसरा प्रश्न करता हूँ, क्योंकि ये तो प्रश्न हो गया आपका किस चीज का, तो ये आपका प्रश्न हो गया, यहाँ पे दो तरह का प्रश्न किया गया ना, शक्ति बोध। आप दूसरा प्रश्न करते हैं सौंदर्य बोध पे। ये आपने समझा कि शक्ति बोध क्या होता है? क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? मुंह से गंदे शब्दों, गंदे भाव प्रकट करते हैं? इधर के उधर, उधर की इधर लगाते हैं? अपना घर, दफ्तर, गली गंदा रखते हैं और होटलों, धर्मशालाओं में या ऐसे ही दूसरे स्थानों में, जीनों में, कोनों में पीक थूकते हैं? उत्सवों, मेलों, रेलों, खेलों में ठेल मेल करते हैं और इसी तरह किसी भी रूप में क्या सुरुचि और सौंदर्य को आपके किसी काम से ठेस लगती है? ये प्रश्न कर रहे हैं कि आप ऐसा करते हैं? यदि उत्तर आपका हाँ है, तो आपके द्वारा देश के सौंदर्य बोध को भयंकर आघात लग रहा है। तो हमारे देश के सौंदर्य बोध को किस तरह से आघात लग रहा है, ठेस पहुंच रहा है? तो किसके किसके द्वारा? तो अगर आप यहाँ पे सारा जो लिखा गया है कि गंदे शब्द का उच्चारण करना, रोड पे केला खाकर छिलका फेंकना, गली गंदा करना, दफ्तर गंदा करना, कहीं भी कोने में पीक थूकना इत्यादि, तो ये सारा काम करने से हमारे देश का सौंदर्य बोध को भयंकर आघात पहुंचता है, ठेस पहुंचता है और आपके देश की संस्कृति को गहरी चोट पहुंचती है। क्या कोई ऐसी कसौटी भी बनाई जा सकती है जिससे देश के नागरिकों को आधार बनाकर देश की उच्चता और हीनता को हम तोल सकें? अब आगे फिर प्रश्न करते हैं, ऐसा कोई पैरामीटर बनाया जा सकता है? बता लीजिए। चलते चलते आपको इस प्रश्न का भी उत्तर दे ही दो। इस उच्चता और हीनता की कसौटी है चुनाव, कि आप किस तरह का चुनाव करते हैं। जिस देश के नागरिक यह समझते हैं कि चुनाव किसे अपना मत देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, वह देश उच्च है। जहाँ के नागरिक गलत लोगों को उत्तेजक नारों या व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत देते हैं, वह हीन है। मतलब जहाँ पे नागरिक गलत लोगों के उत्तेजक नारों मतलब उसके प्रभाव में आ जाते हैं और उसके सही और गलत का वो परख नहीं कर पाते हैं, तो उसके प्रभाव में आकर वोट देते हैं, अपना मत देते हैं, तो वह क्या है? हीन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा यानी हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि वह जब भी कोई चुनाव हो, ठीक मनुष्य को अपना मत दे, ठीक मनुष्य को अपना मत दे, मतलब जो हमारे देश का हित का काम कर सके उसको मत दे, बस उसकी बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान ना दे। और मेरा अधिकार है कि मेरा मत लिए बिना कोई भी आदमी, वह संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही क्यों ना हो, किसी अधिकार की कुर्सी पर ना बैठ सके। ठीक है, तो यहाँ पर चुनाव के बारे में भी बोला जा रहा है कि हमें उचित लोगों को ही कार्यभार देना चाहिए। हमें किसी के प्रभाव में आकर गलत प्रभाव में आकर हमें मत नहीं देना चाहिए।
और इनका कहना है कि मेरा अधिकार है कि मेरा मत लिए बिना कोई भी आदमी, वह संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही क्यों न हो, किसी अधिकार की कुर्सी पर ना बैठ सके। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा कि किस तरह से एक नागरिक जो है एक देश का प्रतिनिधित्व करता है अपने बुरे कर्मों के द्वारा, अपने देश की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता है और अपने अच्छे कर्मों के द्वारा देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, मान सम्मान बढ़ाता है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को पढ़ा और समझा कि देश के नागरिक का कर्तव्य क्या है। एक छोटा भी एक नागरिक भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि देशभक्ति के लिए आपका बॉर्डर लाइन पे ही युद्ध करना ज़रूरी है। युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री पहुँचाने वाले भी उतने ही देशभक्त कहलाएँगे। और इस पार्ट के प्रश्न उत्तर के लिए आप मेरे वीडियो का इस पार्ट का नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। और अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये इस तरह से पढ़ना अच्छा लगता है मेरे साथ, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।